अप्रैल का महीना, साल था 2012। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये घटना है। प्रयागराज के दरभंगा इलाके में एक सुनसान हवेली थी। उस हवेली को लोग गुलाटी बंगले के नाम से जाना करते थे। आमतौर पर उस गुलाटी हवेली में खामोशी रहा करती थी, सन्नाटा रहा करता था। लेकिन 17 अप्रैल 2012 को कुछ पुलिस के जवान उस हवेली के आसपास नजर आए। दरअसल यूपी पुलिस की एक टीम और मुंबई पुलिस की एक टीम उस हवेली के ऊपर पहुंची थी, उस हवेली के पास पहुंची थी 2-3 मजदूरों के साथ में। वो पुलिस की टीम हवेली के पीछे के थोड़े से झाड़ झाड़ वगैरह के इलाके में उन मजदूरों से खुदाई करवा रहे थे। दरअसल उनको घर के सेप्टिक टैंक की तलाश थी। सेप्टिक टैंक वो होता है जिसमें घर का जितना भी बेकार का पानी होता है या फिर जो सीवेज होता है वो सेप्टिक टैंक के अंदर जाता है। वहाँ पर वो थोड़ा साफ होता है, उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है सेप्टिक टैंक में और बाद में बाकी का पानी आगे निकल जाता है। तो मुंबई पुलिस और यूपी पुलिस को उस सेप्टिक टैंक की तलाश थी और उस सेप्टिक टैंक को ही वो मजदूर खोद कर निकालने वाले थे। थोड़ी देर की खुदाई के बाद में उनको सेप्टिक टैंक मिल जाता है। वो सेप्टिक टैंक को खोलते हैं, लेकिन सेप्टिक टैंक के अंदर का मंजर हैरान कर देने वाला था। उस टैंक के अंदर एक लड़की की सर कटी लाश पड़ी थी। लड़की की लाश थी, लेकिन उसकी धड़ के ऊपर का सर गायब था। पुलिस भी हैरान और एक अजीब सी उलझन में। उलझन इस बात की कि उनको जिसकी तलाश थी वो लाश तो मिल गई, लेकिन अब ये लाश इसी लाश की तलाश थी। उनको ये बात पुख्ता नहीं थी, क्योंकि चेहरे के बिना लाश की शिनाख्त नहीं हो सकती कि ये किसकी लाश है। अब पुलिस का एक ऑफिसर एक अपने जूनियर को बोलता है कि उन दोनों को लेकर आओ। अब यहाँ पर पुलिस की टीम के साथ एक लड़का और एक लड़की, ये 2 शख्स और थे। उस लड़के का नाम था अमित, लगभग 34 साल उसकी उम्र थी, और उस लड़की का नाम था प्रीति, लगभग 26 साल उसकी उम्र थी। ये दोनों पुलिस के साथ आए थे। ये दोनों मुंबई में फिल्म्स में काम करते थे, मुंबई के रहने वाले थे। अब पुलिस का एक जवान उनको उस सेप्टिक टैंक के पास लेकर आता है। पुलिस ऑफिसर उनको पूछते हैं कि बाकी की लाश कहाँ है, यानी कि सर कहाँ है लाश का। तो पहले तो वो अमित और प्रीति दोनों इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब पुलिस सख्त होती है तब वो सच उगलना शुरू करते हैं। वो पुलिस को बोलते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। पुलिस गाड़ी में बैठती है और गाड़ी प्रयागराज से निकलकर लखनऊ से होते हुए वाराणसी की ओर रवाना हो जाती है। तकरीबन 4.5 घंटे के सफ़र के बाद में एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर अमित बोलता है कि गाड़ी फौरन रोको। अमित बोलता है कि बाकी की लाश या फिर लाश का शर यहीं आसपास कहीं है। पुलिस के सारे कर्मचारी उसी की तलाश में जुट जाते हैं। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद में ये तलाश कामयाब होती है और पुलिस को मिलता है एक पॉलीथीन जिसमें बाकी का कटा हुआ सर था। जब उसको बाहर निकाला जाता है तब वो वही लड़की का सर था जिसकी पुलिस को तलाश थी। लाश कंप्लीट हो चुकी थी और लाश की शिनाख्त भी एक तरीके से हो चुकी थी। वो लाश थी एक मीनाक्षी नाम की लड़की की। मीनाक्षी नेपाल की रहने वाली थी, नेपाली सिटीजन थी, और वो इंडिया आई थी अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने। नेपाल के एक आम परिवार से वो आती थी। इंडिया में उसने एविएशन के अंदर अपनी आगे की डिग्री हासिल की, और एविएशन की डिग्री हासिल करने के बाद में मीनाक्षी ने अपने माता पिता को कहा कि मैं एक बार मेरा हाथ एक्टिंग में आजमाना चाहती हूँ, मुझे एक्टिंग करने का शौक है। माता पिता भी इस फैसले के खिलाफ नहीं थे, उन्होंने भी कहा कि जाओ मीनाक्षी, और मीनाक्षी पहुँच जाती है अपने सपनों के साथ मुंबई। अच्छा, मीनाक्षी का एक भाई भी था जिसने देहरादून में पढ़ाई करी थी और वो अब आर्मी के अंदर भर्ती हो चुका था। अच्छा, अब दूसरी तरफ मीनाक्षी मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई में वो एक घर किराए पर लेती है, वहाँ पर रहने लगती है। और मीनाक्षी काफ़ी खूबसूरत थी, उसको डांस भी अच्छा करना आता था। तो कुछ छोटे मोटे रोल मीनाक्षी को मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसा काम मीनाक्षी करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी। उसको कुछ बड़ा काम करना था, एक तरह से एक लीड रोल उसको चाहिए था मूवी के अंदर, लेकिन वो मौका मीनाक्षी को मिल नहीं पा रहा था। अब इसी दौरान एक रोज़ मुंबई में ही हीरोइन फिल्म की शूटिंग हो रही थी। अच्छा, जब भी किसी फिल्म की शूटिंग होती है मुंबई में तो जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं ये उस फिल्म के सेट पर पहुंच जाते हैं। या तो उनको कोई काम मिल जाएगा फिल्म के सेट पर, मौके पर ही कई लोगों को काम मिल जाता है, और अगर कोई काम नहीं भी मिलेगा तो वहाँ पर किसी न किसी से जानकारी हो जाएगी और वो जानकारी आगे काम आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ में मीनाक्षी भी पहुँच जाती है हीरोइन मूवी के सेट पर। उन सभी को पता रहता है कि मूवी कहाँ पर शूट हो रही है। सेट पर पहुंचने के बाद में मीनाक्षी की मुलाकात होती है एक अमित नाम के लड़के से। अमित भी मीनाक्षी की तरह काम की तलाश में था। अमित और मीनाक्षी दोनों काम के सिलसिले में थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं और बातों ही बातों में उन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद में अमित मीनाक्षी को अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से मिलवाता है। प्रीति और अमित दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और प्रीति भी इसी लाइन के अंदर थी। वो भी एक्ट्रेस आप कह सकते हैं, एक्ट्रेस थी। अब तीनों एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक दोस्त बन गए थे वो,
और अब वो उसके बाद कॉफ़ी शॉप पर या फिर किसी काम के सिलसिले में इधर उधर मिलना शुरू कर देते हैं। इन तीनों का आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पर जब अमित पहली बार मीनाक्षी से मिला था, तब अमित ने कहा कि वो आसपास के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उन सभी को जानता है और उन सभी से उसकी अच्छी खासी जान पहचान है। और दूसरी तरफ मीनाक्षी ने अमित को कहा कि वो एक नेपाल की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, उनका एक शाही खानदान है और बहुत ही अमीर घराने से वो आती है, सीधा सीधा ये मतलब था। अब यहाँ पर अमित और मीनाक्षी दोनों ने एक दूसरे में फ़ायदा देखा। मीनाक्षी ने ये देखा कि अमित की यहाँ पर जानकारी है काफ़ी, तो वो उसको कहीं पर रोल दिलवाने में ज़रूर काम आएगा, वो कोई ना कोई उसको अच्छा काम दिलवा देगा। दूसरी तरफ अमित ने ये सोचा कि अगर कल को कोई भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई भी फिल्म हम अपने लेवल पर बनवाते हैं, कोई फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, तो जब पैसे की ज़रूरत होगी तो क्योंकि मीनाक्षी शाही फैमिली से आती है तो पैसे में थोड़ी ये मदद कर देगी। दोनों ने एक दूसरे के अंदर फ़ायदा देखा, लेकिन वो फ़ायदा था झूठा। दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोला और इस दोस्ती की बुनियाद शुरू हुई एक झूठ से। अब थोड़ा वक्त बीतता है। अमित चाहता था कि कैसे तैसे वो मीनाक्षी से कुछ पैसे निकलवाए, उसको पैसे चाहिए थे, पैसे की भूख थी उसको। अमित और प्रीति दोनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। प्लान के तौर पर अमित मीनाक्षी को फ़ोन करता है, मीनाक्षी को बोलता है कि हिंदी फिल्म में तो नहीं लेकिन एक अच्छे लेवल की भोजपुरी फिल्म शूट हो रही है, उस फिल्म में मैं तुमको लीड एक्ट्रेस का रोल दिलवा दूंगा, या फिर मैंने तुम्हारी बात भी कर ली है, तुम्हारा उस मूवी के अंदर लीड रोल है और वो अच्छे खासे बजट वाली मूवी है। अब मीनाक्षी भी मना नहीं कर पाई। मीनाक्षी ने सोचा कि हिंदी फिल्म नहीं तो भोजपुरी सही, और क्योंकि अच्छे लेवल की फिल्म थी और बिहार और जो नेपाल का बॉर्डर है वो एकदम सटा हुआ है, वहाँ पर नेपाल में भी काफ़ी सारी भोजपुरी मूवीज़ देखी जाती हैं, तो अपनी माँ को कहती है कि हाँ मैं भोजपुरी मूवी की शूटिंग कर रही हूँ। माँ भी उसको कह देती है हाँ आगे बढ़ो। लेकिन अमित ने यह भी कहा था कि इस मूवी की शूटिंग के लिए हमको मुंबई से यूपी जाना होगा, क्योंकि यूपी में इस मूवी की शूटिंग हो रही है। तो अब इसी मूवी की शूटिंग के सिलसिले में 13 मार्च 2012 को मीनाक्षी अपने एक दोस्त के साथ मुंबई के ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है। प्रीति और अमित दोनों वहाँ पर पहले से मौजूद थे। तीनों ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन से पहुंच जाते हैं यूपी में प्रयागराज, और प्रयागराज में गुलाटी हवेली के अंदर। अच्छा, दरअसल वो गुलाटी हवेली जो थी वो किसी एक बड़े आदमी की थी, लेकिन वो वहाँ पर रहा नहीं करता था, बल्कि प्रीति के पिता उस हवेली की देखभाल किया करते थे। लेकिन प्रीति के पिता पिछले कुछ दिनों से कहीं पर गए हुए थे और इस बात का पता प्रीति को था। प्रीति को पता था कि उस हवेली के अंदर अभी कोई भी नहीं है, वो हवेली एकदम सुनसान है, ना ही वहाँ पर कोई आएगा आने वाले कुछ दिनों तक। तो प्रीति अमित को कहती है कि हम इसको उस हवेली में ले चलते हैं। तो 13 मार्च को अमित, मीनाक्षी और प्रीति तीनों उस हवेली में पहुंच जाते हैं। उस दिन भी प्रीति की अपनी माँ से बात हुई कि जैसे ऐसे मैं यूपी के प्रयागराज में हूँ एक हवेली में मूवी की शूटिंग के लिए। उसकी माँ से उसकी हर रोज़ बातें हुआ करती थी। 13 मार्च को भी बात हुई और अगले दिन 14 मार्च को भी मीनाक्षी और उसकी माँ की आपस में बातें हुई। लेकिन 15 मार्च को जब मीनाक्षी की माँ ने उसको फ़ोन किया तो मीनाक्षी ने फ़ोन नहीं उठाया, कहीं पर बिजी होगी ये सोचकर सब्र कर लिया। लेकिन 16 मार्च को भी ना ही तो मीनाक्षी ने फ़ोन किया, ना ही मीनाक्षी ने फ़ोन उठाया। अब यहाँ से मीनाक्षी की माँ की चिंता बढ़नी शुरू हो गई। उसने मीनाक्षी के भाई को फ़ोन किया जो कि आर्मी में था। भाई को सारा मामला बताया। भाई को भी थोड़ी टेंशन होती है। बाकी के जितने भी जो कलीग्स थे मीनाक्षी के मुंबई के अंदर, उनको भी कहा जाता है, वो भी कहते हैं कि वो तो वहाँ पर ही है और उससे हमने भी बातें नहीं की हैं, 2-3 दिन हो गए। चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं। मीनाक्षी का भाई फौरन मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन चिंताएं 17 मार्च को और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि मीनाक्षी की माँ की फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि अगर आपको अपनी बेटी सही सलामत चाहिए तो 15 लाख हमारे इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। उन्होंने बाकायदा बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ये सब उसको मीनाक्षी की माँ को फ़ोन पर भेजे थे। थोड़ी देर बाद में एक और मैसेज आता है कि अगर तुमने किसी को भी, पुलिस को बताने की वगैरह वगैरह कोशिश की तो हम तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर देंगे, बेटी को तुम्हारी को मार देंगे। मीनाक्षी की माँ की चिंताएं भेद बढ़ जाती हैं। उनके पास 15 लाख रुपए तो थे नहीं, लेकिन 60,000 रुपये का अमाउंट उनके पास था, तो वो 60,000 रुपये उनके बैंक में डाल देते हैं। लेकिन अब उन्होंने डिमांड करी थी पूरे 15 लाख रुपये की। कहाँ पर 15 लाख, कहाँ पर 60,000। जब उनको 60,000 दिखाई दे तब उन किडनैपर्स का भी गुस्सा भड़क गया। दरअसल किडनैपर्स और कोई नहीं बल्कि प्रीति और अमित थे। हुआ यूं कि 14 तारीख तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 14 तारीख तक जो मीनाक्षी थी उसको भनक लगने लग गई थी कि यहाँ पर कोई भी मूवी शूटिंग नहीं हो रही है। यूपी के अंदर, यूपी के प्रयागराज में कोई भी मूवी शूटिंग नहीं हो रही है। वो बार बार सवाल कर रही थी अमित और प्रीति से। तो अब अमित और प्रीति ने सोचा कि मीनाक्षी को काबू करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये अब सवाल करेगी कि कहाँ है मूवी का सेट, कहाँ पर मूवी शूट हो रही है।
तो इसी के चलते 15 मार्च को अमित मीनाक्षी का गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उनका सारा प्लान रेडी था कि उनको क्या कैसे करना है। वो सेप्टिक टैंक का दरवाज़ा खोलते हैं, सेप्टिक टैंक में वो लाश डाल देते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि अगर ये लाश किसी को मिल जाएगी तो आसानी से इसकी शिनाख्त हो जाएगी, पता लग जाएगा कि ये लाश किसकी है, हमें इस लाश की पहचान को छुपाना है, पता नहीं लगना चाहिए कि ये लाश किसकी है। तो वो लाश का धड़ से सर अलग कर देते हैं। उस सर को वो एक काले पॉलीथीन के अंदर डालते हैं और जाकर बैठ जाते हैं एक बस में। प्रीति और अमित दोनों बस में बैठे हैं एक थैली के साथ, और उस थैली के अंदर एक कटा हुआ सर। बिना किसी डर के वो लखनऊ से निकलकर, नहीं, प्रयागराज से निकलकर पहुंचते हैं लखनऊ से होते हुए वाराणसी। वाराणसी से थोड़े ही पहले रात का वक्त था, एक सुनसान सी जगह आती है जहां पर इतनी ज्यादा बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी, कोई भी लाइटें वाइटें नहीं दिखाई दे रही थी। उसी वक्त चलती बस में अमित बस का शीशा खोलता है, शीशा ऊपर करता है, साइड करता है, अपना हाथ बाहर निकालता है और उस थैली को दूर फेंक देता है। वहां पर जंगल वगैरह था तो किसी ने इतना ज्यादा देखा भी नहीं, और बस में क्योंकि अमित बैठा था तो वो बस के साथ ही आगे चला गया। सर वहां पर जंगल के अंदर कहीं चला गया। अब अमित और प्रीति ने सोचा कि बॉडी कहाँ पर है, सर कहाँ पर है, दोनों अलग अलग हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ भनक तक नहीं लगेगी। और मीनाक्षी का फ़ोन उन्हीं के पास था, तो मीनाक्षी के फ़ोन से उन्होंने उसकी माँ को फिरौती मांगने के लिए मैसेज करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी दौरान मीनाक्षी का जो ATM कार्ड था उसकी भी सारी जानकारी उनके पास आ गई थी, तो उस ATM कार्ड से भी मीनाक्षी के अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो उन्होंने एक एक करके थोड़े थोड़े करके सारे निकाल लिए थे। अब दूसरी तरफ मीनाक्षी का भाई पहुंचता है अंबोली पुलिस स्टेशन मुंबई में। अंबोली पुलिस स्टेशन में सारी वारदात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी बहन गायब है, और क्योंकि मीनाक्षी एक नेपाली सिटीजन थी तो पुलिस भी थोड़ी हरकत में आती है और केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। सबसे पहले तो वो जितने भी दोस्त थे मीनाक्षी के उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों ने भी कहा कि हाँ, हमने काफ़ी दिन हो गए बात नहीं की, और एक दोस्त जो मीनाक्षी को ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने आया था वो कहता है कि मैंने आखिरी बार मीनाक्षी को अमित और प्रीति के साथ देखा था। दरअसल उनको एक साथ ट्रेन में बिठाया था मैंने। अब इसके बाद में पुलिस प्रीति और अमित की तलाश करती है, लेकिन उनको पता चलता है कि प्रीति और अमित तो दोनों गायब हैं, वो मुंबई में है ही नहीं। उसके बाद में जगह जगह पर या फिर हर एक पुलिस स्टेशन पर, हर एक चौकी के ऊपर, लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर अमित और प्रीति की बारे में सर्विलांस पर बोल दिया जाता है, रेडियो पर बोल दिया जाता है, उनकी फ़ोटोज़ भी हर जगह फैला दी जाती हैं। इसके बाद में जाकर तकरीबन 15 दिनों के बाद में 28 मार्च को प्रीति और अमित दोनों लखनऊ से गिरफ्तार हो जाते हैं। लखनऊ पुलिस उनको अरेस्ट करती है और तुरंत मुंबई पुलिस को सूचना देती है। मुंबई पुलिस की एक टीम तुरंत लखनऊ पहुंचती है, उन दोनों को अपनी हिरासत में लेती है और वापस मुंबई लेकर आती है, और मुंबई में उनसे अच्छे से पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान वो दोनों टूट जाते हैं और अपना सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं। मामला कोर्ट के अंदर चलता है और सेशन कोर्ट के अंदर लगभग 11 मई 2018 तक ही मामला चलता है। 11 मई 2018 को सेशन कोर्ट फैसला सुनाता है कि मीनाक्षी के कत्ल के इंजाम में अमित और प्रीति दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जब तक वो जिंदा है अपनी आखिरी सांस वो जेल के अंदर ही काटेंगे। हालांकि अभी ये सेशन कोर्ट का फैसला है, इसके बाद में हाई कोर्ट बाकी है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बाकी है, और अमित और मीनाक्षी दोनों ने इस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर दिया है। तो अब फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन फिलहाल अमित और प्रीति दोनों जेल में हैं और अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। यही थी आज की कहानी। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।